पॉइंट्स में सबसे पहले आप याद रखें कि हमारे पास क्रोमोफोर्स कौन कौन से हैं, ईटा में आपको आएंगे। तो याद रखो क्रोमोफोर में सबसे पहला जो क्रोमोफोर है वो है नाइट्रोसो ग्रुप, वो है नाइट्रोसो ग्रुप। दूसरा ग्रुप जो है तो वो है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। इस तरह तीसरा ग्रुप जो है तो वो हमारे पास है एजो ग्रुप, ठीक है ना। पूरा टेबल बना हुआ है, वो टेबल को आप बुक में चेक कर लें। तो नाइट्रोसो ग्रुप जो है तो वो हमारे पास नॉर्मली NO होता है, नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है, जबकि एजो ग्रुप जो होता है तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, जबकि तीसरा बॉन्ड ये किसी और स्पीशीज के साथ बनाता है। इज इट क्लियर? ये हमारे पास डाई में कुछ क्रोमोफोर और जनरल बातें हुई। नेक्स्ट इसमें हम जो डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास है, शाबाश, वो एक्सोक्रोम जो है तो वो डाई होता है जो हमारे पास बेसिकली दो होते हैं। एक इन एसिड जो होते हैं वाइल जो बेसिक सॉल्यूशन में होते हैं, तो याद रखें एक्सोक्रोम जो होते हैं, एक्सोक्रोम वो हमारे पास एसिड सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो एसिड सॉल्यूशन के कौन कौन से हैं और बेसिक सॉल्यूशन के कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना एमसीक्यूज के लिए। एक ये एमसीक्यूज पॉइंट है, एक हमारे पास ये दूसरा एमसीक्यूज पॉइंट है। तो देखते जाएं कि एसिड सॉल्यूशन में हमारे पास एक्सोक्रोम के जो पोर्शन है वो कौन कौन से हैं, शाबाश, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो हमारे पास है NH2 और दूसरा है NR2। इस तरह बेसिक मीडियम में हमारे पास जो है तो वो है OH, COOH, SO3H यानी हाइड्रोजन सल्फेट सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। इस तरह क्लासिफिकेशन ऑफ डाई जो हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई में हम नॉर्मली क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी डाइज होती हैं। तो उसमें आप जो है तो बुनियादी तौर पे कुछ याद रख लें। एक है एसिड डाई, एक क्या है, एसिड डाई है। तो एसिड डाई है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बेसिक डाई, बेसिक डाई इस तरह। तीसरा हमारे पास है एजो डाई। चौथा हमारे पास है डायरेक्ट डाई। पांचवा हमारे पास है डिस्पर्स डाई। छठा हमारे पास है फाइबर रिएक्टिव डाई। इस तरह सातवां हमारे पास है मोरडेंट डाई एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो इन डाइस को आपने याद रखना है और स्पेशली एमसीक्यूज में इनके एग्जांपल्स आते हैं कि एसिड डाई कौन कौन से हैं। यानी लेट सपोज एसिड डाई में हमारे पास मेंटल येलो है, मेंटल येलो डाई जो है तो ये एसिड डाई है। और इस तरह जितने भी एग्जांपल्स हैं तो आप इनके एग्जांपल्स याद करिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो ये डाइज जब हम पढ़ लें, इनकी एग्जांपल आप पढ़ लें, तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो है तो वो है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं तो ये यूज करते हैं, शाबाश, केमिकल यूज टू किल द पेस्ट्स। पेस्ट्स को खत्म करने के लिए जो केमिकल यूज होता है वो पेस्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड में हमारे पास जो बहुत डेंजरस है, जो बहुत डेंजरस है वो हमारे पास है DDT। तो DDT जो है तो हमारे पास DDT क्या चीज है, लिखें डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोईथेन। तो एक तो आप DDT का नाम याद रखना है आपको। दूसरा आपको DDT का स्ट्रक्चर याद करना है। जब कार्बन के साथ यहां पे भी एरोमेटिक रिंग हो, यहां पे भी एरोमेटिक रिंग हो, यहां पे कार्बन जबकि यहां पे क्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन हो, तो ये DDT का स्ट्रक्चर है। जो कि आपको ईटा में आ भी सकता है कि जो नॉर्मल जो चेन होती है DDT में तो कार्बन कितने होते हैं, 2। एक ईटा में ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ओपन चेन में 2 कार्बन। एक एमसीक्यूज ये आ सकता है कि उस कार्बन के साथ क्लोरीन कितने होते हैं, तो 2।
3 सॉरी, और ये जो नेक्स्ट जो कार्बन है इसमें एरोमेटिक रिंग्स जो होते हैं तो वो 2 होते हैं। तो ये 3 टाइप के एमसीक्यूज आपको पॉसिबल यहाँ पे आ सकते हैं। तो डीडीटी जो है तो एमसीक्यूज इसमें ये आता है कि इसको बैन क्यों किया गया, क्यों गवर्नमेंट ने इस पे बैन किया। तो उसकी बेसिक रीजन थी कि इसकी जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ वो बहुत ज्यादा है। तो फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यादा है तो डीडीटी की हाफ लाइफ कितनी है, अगर किसी खेतों में इसको डाला जाए तो उसके असरात कितने वक्त तक रहते हैं, ये तकरीबन 10 से 15 साल तक उसके जो रिमेन्स रेजिड्यूज होते हैं वो उसी खेतों में रहते हैं, जो कि बर्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर बारिश होती है तो वही पानी दरियाओं में जाकर फिशेस के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, तो अपने साथ पेस्टिसाइड्स में ये डीडीटी याद रख लें। और डीडीटी जो है तो कहां तक टॉलरेबल जो है, तो डब्ल्यूएचओ ने एक मिकदार दी है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर हमारे पास डीडीटी 10 ppm तक हो तो ये जो है तो ये अलाउ है। यानी अगर किसी लिविंग ने 10 ppm तक ले लो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर इसके जो मिकदार होती है वो 100 से लेकर 1000 ppm तक कोई ले ले तो उसके टिश्यूज को जो है तो डैमेज करती है और डेथ का सबब बनती है। ठीक है, तो हमारे पास डीडीटी हुआ। डीडीटी के बाद तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल्स जो हैं तो वो कंपाउंड जो हमारे पास हासिल होते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है, क्या है, द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। इनको पेट्रोकेमिकल्स जो है तो कहा जाता है। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल्स आपकी बुक में एक चार्ट है जो कि आपको पढ़ना है, और वो चार्ट उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, पैराफिन्स हैं, नेचुरल गैस, ये सारे हैं। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है पेट्रोलियम की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पेट्रोलियम की फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो अभी आपको पता है कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन किसे कहा जाता है, मैं इस साइड पे एक्सप्लेन करूंगा। अगर मेरे पास एक कंटेनर हो, इसमें मेरे पास ए पड़ा है, इसमें मेरे पास बी पड़ा है, ये ए भी मेरे पास लिक्विड है, ये बी भी मेरे पास लिक्विड है, तो इनको मैं सेपरेट कैसे करूंगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है एमसीक्यूज में कि व्हेन टू कंपोनेंट बोथ आर लिक्विड सो हाउ कैन वी सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इसको हम यहां से प्रोवाइड करेंगे हीट। जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो एक बॉइलिंग पॉइंट जब आ जाए तो उसके वेपर्स ऊपर उड़ जाते हैं, और यहाँ पे एक ढकना लगा होता है जिसको कहते हैं बबल कैप। ये बबल कैप के साथ कंडेंस होकर इधर पाइप फिट होती हैं और एक अलग बर्तन में इसको ए को हासिल कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। when the liquid components separated from each other on the basis of boiling point is called frictional distillation। तो यहाँ पर हम ए बी नहीं लेते बल्कि यहाँ पर हम पेट्रोलियम लेते हैं। और आपको पता है जब हम पेट्रोलियम लेते हैं तो उसमें हमारे पास तकरीबन 9 कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं जिनको हम एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। पेट्रोलियम से हम क्या क्या चीजें सेपरेट करेंगे, तो यही आपके ईटा के 9 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यानी लेट सपोज मैं अगर एक बड़ा इस तरह फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन टावर ले लूं, यहां से मैं हीट करता हूं, तो याद रखना कि हीट इसको डायरेक्ट हीट नहीं दोगे क्योंकि यहां पे पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, यहां तो आग लग जाएगी, वो तो सारा जाया हो जाएगा। तो ये हीट जो है तो ये आप हॉट गैसेस डायरेक्ट शोला नहीं देंगे आग का, बल्कि हॉट गैसेस से आप इसको हीट देंगे। जब आप इसको हीट देंगे तो इसमें जो पोर्शन जो सेपरेट होते हैं तो देखते जाएं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, ये पोर्शन है। तो इनमें से पहला पोर्शन जो है तो इसका नाम पहले याद रख लें, इसको रिफाइनरी गैस कहा जाता है। इसमें कार्बन की तादाद C1 से C4 तक होती है। एक एमसीक्यूज ये याद करना है। अगला एमसीक्यूज इसके जो टेम्परेचर का रेंज है वो 20 सेंटीग्रेड तक होता है। और हमारे पास ये दो बस इसका जो है तो हर एक कंपोनेंट का आपको नेम याद रखना है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन
इसमें नंबर ऑफ कार्बन याद कर रहे हैं और टेम्परेचर, ठीक है। तो दूसरा नंबर अगर हम यहां पे देखें, ये टेम्परेचर है, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है तो याद करने। दूसरा पोर्शन जो है तो वो हमारे पास है पेट्रोलियम ईथर। दूसरा पोर्शन है पेट्रोलियम ईथर, इसमें कार्बन जो है तो C5 से C6 तक है। इनका टेम्परेचर रेंज जो है तो 20 से लेके 60 सेंटीग्रेड तक है, राइट। तीसरे पोर्शन पर आज जो हमारे पास है लाइट नेफ्ता। लाइट नेफ्ता, लाइट नेफ्ता में कितने पोर्शंस होते हैं कार्बन के? C6 से C7, और उसकी टेम्परेचर रेंज 60 से लेकर 100 सेंटीग्रेड। तो ये तीसरा एमसीक्यूज हुआ। चौथा एमसीक्यूज जो है तो कौन सा हुआ? चौथा पोर्शन जो है हमारे पास वो है गैसोलीन। तो अभी आपको पता चलेगा, आप जो अपने बाइक्स में पेट्रोल डालते हो ना, आप जो अपने बाइक में पेट्रोल डालते हो वो असल में गैसोलीन होता है। इज इट क्लियर? जिसमें कार्बन की तादाद C7 से C10 तक होती है और इसका टेम्परेचर रेंज जो होता है तो 80 से 180 सेंटीग्रेड में होता है। ये चौथा एमसीक्यूज। आज है पांचवें एमसीक्यूज की तरफ, और पांचवें एमसीक्यूज हमारे पास है कैरोसिन। कैरोसिन किस में यूज होता है? सिर्फ लालटेन में यूज नहीं होता, बल्कि कैरोसिन जेट्स में यूज होता है। जो एयरफोर्स के जहाज होते हैं, जो जेट्स होते हैं, उसमें कैरोसिन बतौर फ्यूल के यूज होता है। उसमें पेट्रोल या डीजल या सीएनजी यूज नहीं होता, उसमें यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो कार्बन की तादाद है कैरोसिन में वो C11 से C15 में है, और इसका टेम्परेचर का रेंज 160 सेंटीग्रेड से 300 सेंटीग्रेड के दरमियान होता है सेपरेशन। इस तरह कैरोसिन के बाद हमारे पास हैवी ऑयल है। हैवी ऑयल को हम डीजल भी कहते हैं, और डीजल की जो कार्बन की रेंज है वो हमारे पास C15 से लेकर C18 तक है, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 300 से 400 रेंज में ये अलहदा होता है। और आखिर में जो बिल्कुल गंद बच जाता है इसको कहते हैं एस्फाल्ट, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन, जब रोड बनती है ना तो आपने वो देखो होगा, वो लोग कहते हैं ये तारकोल है। ये तारकोल नहीं होता। रोड कंस्ट्रक्शन में जो वो टीन में, वो जो ड्रमों में जो काला पानी से होता है लिक्विड, वो एस्फाल्ट होता है। और ये ईटा में आता है कि इसकी कार्बन की रेंज कितनी होती है, ये C18 से लेकर C20 तक होता है, और उसकी जो रेंज होती है तो अबव 4 सेंटीग्रेड। तो ये आखिर में रेजिड्यू रह जाता है। तो एक यूनिक एमसीक्यूज ये कि पेट्रोलियम की जब हम सेपरेशन करते हैं तो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट रिफाइनरी गैसेस और आखिरी कंपोनेंट एस्फाल्ट। फर्स्ट कंपोनेंट की कार्बन की रेंज C1 से C4, आखिरी की C18 से C20, टेम्परेचर 20, यहाँ से 400 से ज्यादा, और इसमें ज्यादातर आपको गैसोलीन जो कि नॉर्मल यूजेज में ये, और कैरोसिन ये। तो ये तकरीबन 7 से ये 7 नाम याद रखे, 7 एमसीक्यूज, 7 ये 14 और 7 ये, तो 21 एमसीक्यूज आपको एक ही यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे पास हुए पेट्रोलियम के बारे में कुछ चीजें, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारे पास 2 हैं बुनियादी तौर पे सिंथेटिक पॉलीमर, और एक पहला वाला हमारे पास है पीवीसी, जो कि वॉशरूम से जो पाइप्स होते हैं, जो सैनिटरी में यूज होते हैं, पीवीसी पाइप, तो इसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और दूसरा है हमारे पास नायलॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन कौन सी केमिकल से मिलकर बनता है, तो याद रखें यहाँ पे पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, तो एक एमसीक्यूज इसका ये है कि ये एडिशन पॉलीमर है। ये आएगा कि ये कौन सा पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है। जबकि हमारे पास जो दूसरा है, ये दूसरा नायलॉन,
ये एमसीक्यूज में आएगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होता है जब वो बन जाते हैं और इसके रिजल्ट में पानी इससे रिलीज हो तो इसको कंडेंसेशन प्रोडक्ट या कंडेंसेशन पॉलीमर कहा जाता है। तो एडिशन पॉलीमर में हमारे पास क्या कैसे हासिल होता है, इसका नॉर्मल एक एमसीक्यूज ये भी होगा कि यहाँ पर आप अल्कीन ले लें, अल्कीन, और अल्कीन को आप ट्रीट कर दें, शाबाश, किसके साथ, अल्कीन को आप ट्रीट कर लें, ये आप इसको कंबाइन कर लें, इसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इससे हमारे पास ये बन जाएगा जिसको हम कहते हैं पॉलीईथीन। इज इट क्लियर? और दूसरी साइड पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, यानी जिसको हम अल्काइन भी कहते हैं, और उसके साथ आप HCl को ट्रीट कर लें, आपकी बुक में रिएक्शन मौजूद है, तो इससे हमारे पास विनाइल क्लोराइड बनता है। तो देखें पॉलीथीन यहां से बन गया, वो विनाइल क्लोराइड यहां से, और ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिससे हमारे पास PVC बनता है, ठीक है। तो ये PVC है। और इंडस्ट्रियल यानी जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो इसमें हमारे पास अच्छा, नायलॉन का असल में पूरा नेम जो है तो इसका आप याद कर लीजिए, हमारे पास है, शाबाश, ये है 6,6 नायलॉन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, 6,6 नायलॉन। और दूसरा इसका नाम जो है तो हेक्सेन डायोइक एसिड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आखिर में जो इसका फॉर्मूला है तो वो आप बुक में चेक कर लें, आपको जो है तो बुक में इसका पूरा फॉर्मूला जो है तो आप इसको देख लें और वो आप याद कर लें। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कॉस्मेटिक्स, जिसमें लिपस्टिक है और जिसमें नेल वार्निश है, यानी नेल रिमूवर जो है, तो जब नेल पॉलिश रिमूवर करते हैं तो वो तो आप फीमेल्स को अच्छा पता होगा, मुझसे ज्यादा आप जानती होंगी, ठीक है। उसमें कॉस्मेटिक्स, तो कॉस्मेटिक्स में जो है तो आप सिर्फ जो है तो रीड दे दें, सिर्फ आप जस्ट एक रीड दें, किसको, दो टॉपिक हैं, एक लिपस्टिक है और एक है नेल पॉलिश रिमूवर है। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई ऐसे न्यूमेरिकल या कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं, सिर्फ जर्नल आपको याद ही करने कि ये किस चीज के मिक्सचर हैं और किसके नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है तो नेक्स्ट हमारे पास हेयर डाई जो है तो जरूरी टॉपिक है, हेयर डाई यानी बालों को जो रंग करते हैं। तो हेयर डाई हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक है परमानेंट हेयर डाई, परमानेंट हेयर डाई, और एक हमारे पास है सेमी परमानेंट हेयर डाई। ठीक है, तो सेमी परमानेंट हेयर डाई, डिमी परमानेंट हेयर डाई, और लास्ट में हमारे पास है टेम्पररी हेयर डाई, ठीक है ना। तो ये हेयर डाई जो है तो इनके आपके नाम याद रखने और इसको सिर्फ एक रीड देना है कि इनमें ये कौन कौन से केमिकल से बने और कौन कौन से, आपको जस्ट वो याद रखना है। इसमें कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसका मैकेनिज्म मैं आपको करवा दूं और आप उसको स्टडी कर सकें, ठीक है। सिर्फ रीड ही देना है कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो है तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये एक एमसीक्यूज है, थोड़ा दोबारा बताएं। कौन सा वाला? सर ये लास्ट चैप्टर में जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक एमसीक्यूज है। बोले कौन सा क्वेश्चन है? वो इस तरह है कि द सिग्नल फॉर द मिथाइलिन प्रोटॉन्स ऑफ ब्यूटेन इज स्प्लिट इनटू अ, ये डुप्लेट है, ट्रिपलेट है, क्वार्टेट है और क्विंटेट है। क्या चीज है, फिर जरा बोले। कि the signal for the methylene protons of butane is split into a duplet, triplet और quartet। ठीक है, इसमें देखें, इसमें दो तीन ऑप्शंस होते हैं, मिथाइलिन बोल रही है, मीथेन बोल रहे हैं आप? तो ये मिथाइलिन प्रोटॉन्स ऑफ ब्यूटेन इस तरह है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप इस तरह कर लें। ये क्वेश्चन कौन सी बुक में है? सर ये एक नोट्स है उसमें है। अच्छा नोट्स में।
इसको पिक्चर लेकर नूर सर साहब के नंबर पे इसको आप सेंड कर दें, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, मैं उसका इसका पूरे इसकी जो डिटेल होती है वो मैं लिख दूंगा। अभी इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो इस पे कोई 4-5 मिनट लगते, वो पेज पे मैं लिख कर उनको दोबारा मैसेज कर दूंगा, वो आपको सेंड कर सर देंगे। ठीक है, मेरे पास आपका नंबर है तो आपको डायरेक्ट भेज दूं? चलो बिल्कुल, मुझे डायरेक्ट भेज दो, जो भी हो ना उसको पिक्चर ले दे मुझे भेज दे, मैं आपको उसका आंसर करके अभी यहाँ पे इस पे तकरीबन इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो कि आप ये मिथाइलिन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें ज़रा थोड़ी सी वो है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट कर लूँगा और उसका मैं आपको दोबारा से उसका पिक्चर भेज दूंगा, उसका जो आंसर होगा उसके सही सोल्यूशन है का। सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। Are the material which bonds two or more substance together, राइट? तो इसको एडहेसिव्स कहते हैं। और फिर एडहेसिव्स में भी टाइप्स हैं, तो वो आपको वही बात है कि इसके टाइप्स को आप जरा रीड दे दें, टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स। तो टाइप्स ऑफ एडहेसिव को जो है तो आप रीड देना है उसको, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, सिंपल रीडिंग है इसमें। एक हमारे पास अगर आप देखें तो नॉन रिएक्टिव एडहेसिव है, एक रिएक्टिव एडहेसिव है, ड्राइंग एडहेसिव है, सॉल्वेंट बेस है, कॉन्टेक्ट एडहेसिव है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होते तो उसका आप रीड दे दें। ठीक है, तो ये सिंपल आपका जो है तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो हुआ तो चैप्टर है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है, ये सिंपल है। अक्सर तो ये स्टूडेंट्स खुद भी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन मगर हालात ऐसे हैं कि मैंने फिर भी आपको जो है तो करवा लिया है ये। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत है, ठीक ठाक। सर पहले क्वेश्चन का जवाब भी छोटा सा, आईआर कंपाउंड मतलब बता दें एक दफा। कौन से? आईआर एक्टिव सर, आईआर अच्छा, एक्टिव कंपाउंड। आईआर एक्टिव जो होंगे कौन कौन से होंगे? शाबाश। आईआर एक्टिव वो होते हैं ना जो कि आईआर रेडिएशन से इंटरेक्शन करते हैं और उनकी चेंज होती है बॉन्ड वाइब्रेशन। यानी मैं लेट सपोज यहाँ पे आपको बता दूं कि एक कंपाउंड पड़ा हुआ है, लेट से ये ए एटम है और एक बी है। ठीक है, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है तो नॉर्मली ये बॉन्ड एक्ट क्या चीज की करता है? स्प्रिंग की करता है। क्लियर है ना? तो अभी क्या यहाँ पे हम इन पे आईआर की रेडिएशन की जब बम्बार्डमेंट करते हैं और वो इसकी वाइब्रेशन को इंक्रीज में ले आए तो ये सब्सटेंस हमारे पास आईआर एक्टिव होंगे। फिर आईआर एक्टिव में दो रीजन होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है और दूसरा रीजन कौन सा होता है? शाबाश, कौन से रीजन होते हैं? फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक फिंगरप्रिंट रीजन। तो उसमें सिर्फ जो जिसका स्प्रिंग, जिसका बॉन्ड वाइब्रेट हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ये आईआर एक्टिव होते हैं। ठीक है सर। सर आज आपका हमारे साथ आखिरी दिन, आपको दुख नहीं हो रहा?